बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से अगर एक करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पे जो फोर्स होगी वो किस तरह एक्ट करेगी, और उससे साथ रिलेटेड हम एक फार्मूला भी ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस फिगर को देखें तो हमारे पास ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट में यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड भी जो कि ग्रीन एरो से हमें रिप्रेजेंट हो रही है, इसको हमने यहाँ पे इस तरह से रख दिया और इसके दरमियान में हमने ये वायर रख दिया। अब नेक्स्ट फिगर को हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके और 2D बनाने की कोशिश की है और जस्ट ये है कि अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है यही है, हमने जस्ट इसको रख दिया और ये क्रॉस हमें ये रिप्रेजेंट करे एक मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जा रही है और ये हमारे पास जो वायर है ये अपनी जगह पे यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे I = 0 के लिए जो कंडीशन होगी वो इस तरह से होगी कि जब करंट 0 होगा तो उस वक्त इस ये वायर अपनी जगह पे यहाँ पे मौजूद होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी जगह पे मौजूद होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप ये करेंगे कि इस वायर में से करंट पास करने की कोशिश करेंगे और वो करंट की डायरेक्शन आप अगर इस तरफ ले लेते हैं तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है तो ये वायर इस तरफ बेंड हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इस करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं और इस तरफ ले आते हैं, करंट डायरेक्शन अब हमारे पास यहाँ पे है तो ये जो वायर है ये इस तरफ मूव कर जाएगी, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट की है और उस फोर्स की वजह से इसने मूव किया है। ये बेसिकली इसी वजह से होता है कि आपके पास क्योंकि इस वायर के अंदर जब करंट फ्लो होगा तो उस वक्त इस दौरान इसमें चार्ज मूव करेंगे, तो हमें ये बात पता है कि अगर चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है जिसको आप एक फार्मूला F = QV क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसी वायर को अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको डीप एक व्यू में और माइक्रोस्कोपिक व्यू में हम देखना चाह रहे हैं। तो इससे पहले हम एक बात कर चुके हैं कि लेट्स से कि हमारे पास ये वो वायर है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे इनटू द पेज हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। जो करंट है लेट्स से कि वो पॉजिटिव चार्जेस की मूविंग की वजह से हो रहा है, क्रिएट हो रहा है और वो VD उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इस तरफ है और जो करंट है वो हमारे पास इस तरफ मूव कर रहा है। और इस वायर की जो लेट्स से कि हम एक लेंथ L ले लेते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास इसकी लेंथ L है और इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। और अगर हम बात करें कि इसके अंदर कितने चार्जेस एक वक्त में मूव कर रहे होंगे तो उसके लिए हमें ये सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि इसके यूनिट एरिया के यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने चार्जेस मौजूद हैं। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो चार्जेस है उनकी तादाद को अगर आप ले लेते हैं कि डेट इज़ लेट्स से कि N, अगर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इसके अंदर N नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं तो ये जितना वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, ये जितनी लेंथ या ये साथ में एरिया और ये जितना वॉल्यूम हमें दिया हुआ है इसमें कितने चार्जेस मौजूद होंगे, तो जस्ट हम ये काम करेंगे कि इस वॉल्यूम के साथ इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये वॉल्यूम अगर आप इसको ले लेते हैं तो ये V हम ले लेते हैं और वो V जो होगा वो हमारे पास ये ऊपर जो है ये हमारे पास N है। हम इसको थोड़ा सा ले लेते हैं इस तरह से। हम इसको यहीं पे लिखना होगा। N जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस इन द यूनिट वॉल्यूम है और V जो है ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है। लिहाजा अगर आप NaL लिख लेते हैं तो ये हमें मिलेगा कि इस जितना हमें वॉल्यूम यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम हमें इधर यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर कितने चार्जेस मौजूद होंगे NaL हमें वो दे देगा और जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा जो है हमारे पास FB जो है वो फोर्स अप्लाई होगी। तो हम ज़रा इसको फार्मूले के अंदर देख लेते हैं। FB = QV क्रॉस B और ये जो V है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्जेस है और ये फार्मूला इससे पहले हम देख चुके हैं, लेकिन अब जो है वो हमारे पास चार्जेस की तादाद ज़्यादा है। अब वो कितनी ज़्यादा है, NaL टाइम्स हमारे पास चार्जेस हैं। तो अब हम यहाँ पे NaL के फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब होगा ये, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें अपने करंट के टॉपिक को तो I = NQVD × A। अगर आपको उस लेक्चर में अगर आप वहाँ पे उस वीडियो में चले जाएं तो आपको ये फार्मूला वहाँ पे ड्राइव होकर मिल जाएगा कि NQVD × A हम लिखते हैं करंट को। तो अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो चीज़ मौजूद है N भी मौजूद है, Q भी मौजूद है, VD भी मौजूद है
और साथ में हमारे पास यहाँ पे ये एरिया भी मौजूद है। तो NQVD को आप अगर आप I का नाम दे देते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला है वो FB इज इक्वल टू IL क्रॉस B, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से F इज इक्वल टू IL क्रॉस D, मतलब ये कि आपके पास अगर कोई वायर जिसमें करंट I पास कर रहा हो और उसकी लेंथ L हो और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो जो लेंथ है वो मौजूद हो, तो उसके ऊपर जो करंट जो उसके ऊपर फोर्स लगेगी वो आपके पास FB लगेगी। Whenever length of a wire of length L is present in magnetic field B and the current I is passing through it, then the force applied on it will be equal to FB and that its formula will be F is equal to IL क्रॉस B। अब ये जो L है और B है इनके दरमियान जो एंगल है उसको 90 डिग्री का होना चाहिए या कोई और एंगल होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एंगल जीरो हुआ तो उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ये बात हम इससे पहले भी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर अगर करंट के जो चार्जेस हैं उनके ऊपर जो उनके और मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन जो है, चार्जेस की मोशन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन, ये अगर परपेंडिकुलर होगी तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है और क्रॉस हमारे पास साइन ऑफ जीरो जो होता है वो जीरो ही होता है। अब अगर आप ये काम करें कि आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपने ले ली और एक आर्बिट्ररी आपने यहाँ पे एक वायर ले ली और उसकी डायरेक्शन भी आपके पास आर्बिट्ररी यहाँ पे मौजूद है, तो फिर आप इसकी फोर्स फाइंड करने के लिए आप इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आप हर एक पार्ट के ऊपर इसकी फोर्स को मेजर करेंगे और एट दी एंड उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको टोटल फोर्स मिल जाएगी। तो उसके लिए आप जो फार्मूला लिखेंगे DFB इज इक्वल टू आई इंटू DS क्रॉस B। अब हमारे पास ये जो DS है ये छोटा सा पोर्शन है इस वायर का, ये जो DFB है उस छोटे से पोर्शन के ऊपर जो फोर्स लग रही है ये वो है, और B हमारे पास ये सारी मैग्नेटिक फील्ड है और I जो है ये करंट जो इस वायर में से पास हो रहा है, ये कुछ इस तरह से है। अब जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो आपको टोटल जो फोर्स होगी इस वायर के ऊपर जो इस B फील्ड की वजह से लग रही होगी जब इसमें करंट पास हो रहा है, तो वो जो फोर्स होगी वो टोटल आपको इंटीग्रेट करने से यहाँ पे मिल जाएगी। अ वायर कैरीज करंट इन अ प्लेन ऑफ दिस पेपर टूवर्ड द टॉप ऑफ द पेज। द वायर एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स टूवर्ड द राइट एज ऑफ द पेज इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड causes this force A in the plane of the page and toward the left edge, in the plane of the page and toward the bottom edge, upward out of the page, downward into the page। अब ये आपने इसका आंसर करना है और ये भी आपकी असाइनमेंट है, यहाँ पे आपने इसको एज एन असाइनमेंट लेना है। ओके, हमारे पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 29.4 है, इसमें हमने एक फोर्स फाइंड करनी है जो कि ये सेमी सर्कुलर वायर के ऊपर या कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स हमें यहाँ पे मालूम हो रही है, लग रही है, उस फोर्स को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप अगर आप इसको देखें गौर से तो ये दो तरह की फोर्स होगी जो कि इस पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर लग रही होगी। एक वो फोर्स होगी जो कि इस स्ट्रेट पाथ के ऊपर लग रही होगी और दूसरी फोर्स जो होगी वो कुछ इस तरह से सर्कुलर पाथ के ऊपर लग रही होगी। लिहाजा हम सबसे पहले इस पाथ को देख लेते हैं, और अगर आप अपने राइट हैंड को की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर लें और उसके बाद उनको कर्ल कर लें टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, सो उस केस में ये होगा कि आपकी जो फोर्स होगी वो आपको मालूम होगा कि वो आउट ऑफ द पेज लग रही है, वो आउट ऑफ द स्क्रीन आपको नजर आएगी। आपको मालूम हो जाएगा कि आपका जो थंब है वो क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो वो आपके पास आउट ऑफ द पेज होगी। लिहाजा इस फोर्स को हम, ये जो आउट ऑफ पेज हमारे पास फोर्स है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने उसको F1 का लेट से नाम दे देते हैं जो इस स्ट्रेट के ऊपर लग रही है। सो I जो कि करंट इसके अंदर पास हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ DS क्रॉस B, इंटीग्रेशन ऑफ DS क्रॉस B, हमने ये फार्मूला यूज़ कर लिया 21.12 इक्वेशन। और उसके बाद हमने ये देखा कि आपके पास ये जो A से B से तक जो कंडीशन है ये हमारे पास लेट से कि यहाँ पे आपके पास R है और यहाँ पे आपके पास -R है, तो आप जस्ट इसकी जो लिमिट्स होंगी वो A से B तक लेने के बजाय आप इसको -R से लेके R तक कर लेंगे। और ये क्योंकि आपके पास x एक्सिस के अलॉन्ग है तो आप इसको ds को आप dx का नाम दे देंगे, और ये जो b है
ये b साइन ऑफ थीटा होगा और b क्योंकि x के परपेंडिकुलर है तो साइन ऑफ थीटा जो होगा डेट विल बी इक्वल टू 0। इसको आप थरोली इस एग्जांपल को आप अपने पास सॉल्व करेंगे ये जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। हम जस्ट यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व हुई है। सो इंटीग्रेशन माइनस आर से लेके आर तक बी डी एक्स और साथ में हमारे पास के यूनिट वेक्टर है। वो ये के यूनिट वेक्टर इस वजह से है कि जो फोर्स है हमारे पास ये आउट ऑफ द पेज लग रही है और आउट ऑफ पेज हमने पॉजिटिव जेड एक्सिस ले लिया और उसका जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास यहाँ पे के है। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो बी है ये तो आउट ऑफ द पेज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी। और अब ये होगा कि आपके पास आई भी है और बी भी आपके पास यहाँ पे है। और उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ होगी, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास 1 + 1 ये हमारे पास 2 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप करेंगे तो ये आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो ये 2IR ये 2R आपको मिल जाएगा। तो 2IRB और साथ में हमारे पास ये जो के यूनिट वेक्टर है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हम इसको अगर सॉल्व कर लें तो आई थिंक दैट विल बी बेस्ट। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट के लिए अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। F = I इंटीग्रेशन ऑफ A ds क्रॉस B। F = I इंटीग्रेशन ऑफ A into ds क्रॉस B। सो होप सो कि हम इसको शायद हम यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमसे हो जाएगा। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से और इसको हम ये देखते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे I, सो F1 आई थिंक यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एनीवेज हम इसको F1 इज इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं I और साथ में हमारे पास b है इंटीग्रेशन माइनस r से लेके r तक और साथ में dx है और साथ में जो है वो k यूनिट वेक्टर है। सो ये हमारे पास जो हो जाएगा डेट इज विल बी इक्वल टू I और साथ में जो है ये हमारे पास आ जाएगा b और उसके बाद जो होगा वो जो इसकी इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास आ जाएगी x और उसके ऊपर जो हम लिमिट अप्लाई करेंगे वो करेंगे -r से लेके r तक और उसके साथ हमारे पास जो है वो एक k यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं रिमेनिंग पार्ट को। सो दिस विल बी I B और उसके बाद आप ये करेंगे कि R अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और क्योंकि हमारे पास ये जो लोअर लिमिट है इसके साथ हमारे पास जो है ये माइनस है तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया और साथ में हमारे पास ये जो है के यूनिट वेक्टर। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये आपके पास इज इक्वल टू I B इंटू 2 सॉरी इसको आप यहाँ से ये b है हमारे पास 2r और साथ में हमारे पास डायरेक्शन ऑफ k। तो ये देखिए कि 2IRB डायरेक्शन ऑफ k हमारे पास यहाँ पे इसका ये आंसर आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि df2 is equal to IDS multiplied by b is equal to minus IB sin of theta ds और साथ में ये आपके पास k है। ds is equal to r into d theta हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि ds is equal to ये हमने ds is equal to r into d theta हमने किस तरह से लिया है। तो आप ds is equal to r into d theta तो ये हमारे पास ये जो है ये एक आर्क है, ये एक स्मॉल आर्क है और ये हमारे पास एंगल थीटा है और ये आपके पास जो है ये रेडियस है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा जो इससे पहले आपने किया था एक फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। तो वो जो L था वो आर्क लेंथ होती थी और R हमारे पास रेडियस और ये थीटा जो है ये हमारे पास एंगल था। तो इसी फार्मूला को यूज़ करके तो हमने यहाँ पे ds इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा कर दिया।
सो अब हम अगर आप इसको थोड़ा सा इन फार्मूला को रिप्लेस करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस, अब मैं लिमिट की बात हम बाद में करते हैं, आई आर बी, हमने आई बी और साथ में ये जो हमारे पास आर था आर और ये साइन ऑफ थीटा वही, और आपके पास ये जो डी थीटा है वो ये डी एस की, मतलब हमने ये वैल्यू यहाँ पे इस फार्मूले से निकाल के और यहाँ पे हमने डी एस की वैल्यू जब पुट की है तो आपको रिजल्ट में हमारे पास ये फार्मूला आपको मिल गया है। सो अब हम इस लिमिट पे आते हैं तो 0 से लेके पाई तक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो जब ये यहाँ पे होगा तो एंगल 0 है। अब ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा, एंगल इंक्रीज होते होते एक वक्त आएगा कि ये एंगल 180 पे पहुँच जाएगा, मतलब पाई हो जाएगा। तो हमने जो इसकी लिमिट ले ली है वो 0 से लेके हमने पाई इसकी लिमिट ले ली है। और उसके बाद जो है वो अब हमने यहाँ पे एक और चीज़, हम ये जो माइनस साइन हमारे पास आ रहा है और यहाँ पे हमने माइनस साइन, अब इस माइनस साइन की जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे अब अपनी फिंगर्स को लें और फिंगर्स को अपनी डायरेक्शन में डीएस की डायरेक्शन में आप रखें और उनको अगर आप कर्ल करते हैं बी फील्ड की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ कर्ल करते हैं अपनी फिंगर्स को, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो थंब होगा वो इन टू द पेज होगा। अब इससे आउटवर्ड आउट ऑफ द पेज हमने अगर पॉजिटिव के ले लिया यहाँ पे, तो इन टू द पेज अब हमें नेगेटिव के लेना पड़ेगा, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे ये माइनस साइन आ रहा है। तो ये इस तरह से है साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। जब आप इसको साइन ऑफ थीटा को सॉल्व करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस काज ऑफ थीटा होती है, और जब आप इसको लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेकर पाई तक, 0 पे जो हमारे पास एंगल होता है, सॉरी यहाँ पे काज ऑफ पाई हो गया माइनस काज ऑफ पाई माइनस काज ऑफ थीटा हो गया, तो -1 और -1 आपके पास आ जाएगा। जो काज ऑफ 0 होता है 1 होता है, माइनस यहाँ पे फार्मूले के लिए फार्मूले वाला है, और हमारे पास यहाँ पे जो पाई है ये -1 के इक्वल होता है। -2 हमारे पास आ जाएगा, 2 -2 आई आर बी और साथ में के, और ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बन गया। तो अगर आप ओवरऑल अगर आप F1 और F2 को ऐड अप करके एक ओवरऑल फोर्स फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये जो फोर्स होगी डेट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारे पास -2 आई आर बी के है और ये हमारे पास +2 आई आर बी के है। So two very important general statements follow from this example. First, the force on the curved portion is the same in magnitude as the force on the straight wire between the same 2 points. In general, the magnetic force on a curved current carrying wire in a uniform magnetic field is equal to that on the straight wire connecting the end points, and current carrying the same current. Furthermore, F1 plus F2 is equal to 0 is also general result. The net magnetic force acting on the closed current loop in a uniform magnetic field is 0. ये आपके पास एक पॉइंट है और ये पॉइंट आपने याद रखना है। सो इस तरह से हमारे पास जो फोर्स है वो किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर या करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर अप्लाई होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए इसको हम देख लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी अगले टॉपिक को करेंगे। इसको अगर आप यहाँ पे इस को देखना चाहें तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास एक ये बैटरी है, इस बैटरी के साथ हमने ये एक लूप को हमने कनेक्ट किया और इसको हमने यहाँ से फ्री टू मूव हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और साथ में हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर एम मीटर आप कह सकते हैं वो हमने कनेक्ट कर दिया ताकि हम करंट को मेजर कर सकें यहाँ से। तो चलिए हम इसको अब हम यहाँ पे अभी हमारे पास क्योंकि सर्किट ओपन है तो ओपन सर्किट के लिए अब यहाँ कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो अगर फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी जो अपनी पोजीशन पे होगा। लेट्स से कि हम इसको सर्किट को हमने क्लोज किया और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब चूंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर ये फोर्स इस तरफ लगेगी, क्योंकि ये जो बी फील्ड है ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, डाउनवर्ड है, और हमारे पास जो करंट है वो इस तरफ से इस तरह जा रहा है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से करंट आता है और यहाँ से करंट आने के बाद यहाँ से उस तरफ जा रहा है, उस तरफ जाने के बाद ये दूसरी इसमें वायर में जाके तो ये इस तरह से हमारे पास ये जो करंट है ये मूव कर रहा है। तो अब हमारे पास करंट है वो इस तरफ है, बी फील्ड नीचे की तरफ है और फोर्स इस तरफ लगेगी। अब आप ये काम कर सकते हैं कि अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आप करंट की डायरेक्शन में रख लें और उनको कर्ल करें नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो आप देखेंगे कि जो आपका थंब होगा वो इसी तरफ होगा, तो फोर्स आपके पास यहाँ पे इस तरफ लगेगी। इसी तरह से हम अगर इस मैग्नेट की
पोल्स को हम रिवर्स कर देते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड बजाय इसके कि इस तरफ आ रही है, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, जब आपके पास यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो आपके पास जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगी और ये जो वायर है ये इस तरफ आ जाएगी। अब ये देखें कि आपके पास जो करंट है वो इस तरह है, और इस चीज़ को भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप अपने करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को ले लें और उसके बाद आप कर्ल करें अपनी फिंगर्स को बी फील्ड की तरफ। जब आप बी फील्ड की तरफ करेंगे तो आपके पास ये जो फोर्स है वो आपको पता चलेगा कि आपका जो थंब है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो फोर्स आपके पास जो लगेगी वो इस तरफ लगेगी। तो इस तरह आप इस डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर करंट आई है उसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई हो रही है। सो अभी के लेक्चर के लिए हम यहाँ पे इसको एंड अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।